पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन राजकुमार को सोचों में खोए हुए देख उदास हो जाता है और मन में कहता है कि कहीं ये उस लड़की। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 32। मोहन और राजकुमार रथ में सवार हो घर लौट रहे होते हैं, पर मोहन गुस्से में था और मन में सोचता है कि आज पिताजी ने अपनी सीमा पार कर दी। हुआ यूं था कि आज सुबह प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर वो दोनों प्रधानमंत्री के घर गए थे। प्रधानमंत्री को राजकुमार तोहफा देते हुए कहता है कि ये मैं और जुनकिंग आपके लिए तोहफे में लाए हैं आपके जन्मदिन की खुशी पर। प्रधानमंत्री उनका शुक्रिया करता है और अचानक से उसे पता लगता है कि चौथा राजकुमार आया है। वो तुरंत उन दोनों को वहीं छोड़ चौथे राजकुमार की तरफ भाग उसका स्वागत करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपका स्वागत करने के लिए बाहर दरवाजे पर हाजिर नहीं था। वो मुझे पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो। तो चौथा राजकुमार कहता है, मुझे पता चला कि आपका जन्मदिन है तो मैं बस जल्दबाजी में आपको तोहफा देने के लिए आ गया। मैं ज़्यादा समय नहीं रुक पाऊंगा, मैं अभी भी नज़रबंद हूँ। मोहन इस वाक्य को याद करते हुए मन में कहता है कि पिताजी साफ तौर पर जिंगशाओ से ज़्यादा चौथे राजकुमार के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। इससे साफ तौर पे दिख रहा था कि वो किससे ज़्यादा नज़दीक रहना चाहते हैं। मोहन को ऐसे देख राजकुमार मन में कहता है कि मेरी माँ और बड़े भाई के अलावा अगर इस दुनिया में कोई है जो मेरे लिए गुस्सा करेगा या बुरा मनाएगा तो वो है जुनकिंग। राजकुमार मोहन को गले लगाते हुए प्यार से कहता है, जुनकिंग मैं ठीक हूँ। तो मोहन राजकुमार को अपने पिता के किए की सफाई देते हुए कहता है, चौथे राजकुमार अब इस उम्र में हैं कि वो अपने लिए मुख्य पत्नी का चयन करें। प्रधानमंत्री की बेटी लेडी डी आटे की भी अभी शादी नहीं हुई, तो बस पिताजी। मोहन मन में कहता है कि इससे वो पूरे परिवार की सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। पर पिताजी जानते हैं कि चौथे राजकुमार और जिंगशाओ दोनों विरोधी हैं। जिस तरह से उन्होंने दोनों के बीच भेदभाव किया उससे मैं निराश हूँ। राजकुमार मोहन की बातों के साथ साथ उसके मन को भी समझ रहा था। वो मोहन को और नज़दीक करते हुए कहता है, जुनकिंग शाही परिवार के लोगों को ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन कहता है, मैं जानता हूँ। और इतने में अचानक से सारथी रथ को रोक देता है। असल में रथ रुका नहीं था, रथ टकरा गया था। वो दोनों गिरने वाले थे कि राजकुमार किसी तरीके से संभाल लेता है, जिस कारण उन्हें कोई चोट नहीं लगती। सारथी घबराकर माफी मांगते हुए कहता है, वहां गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर राजकुमार बेहद शांत रहकर पूछता है कि हुआ क्या। अचानक से चौथे राजकुमार का रथ जो कि आगे था वो रुक गया और टक्कर हो गई। सारथी चौथे राजकुमार की तरफ इशारा करता है तो हमें नजर आता है कि उसके आगे घुटनों के बल बैठे वही लड़की रोई है जिसने अपने हाथ में एक कागज पकड़ा हुआ है। उसे देख राजकुमार चौंक जाता है और रोही कहकर उसकी तरफ भागता है। उसका हाथ पकड़ वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही दिया। रोही हैरान थी। वो कहती है कि आप मुझे जानते हो? यही सवाल चौथा राजकुमार भी पूछता है कि तीसरे भाई क्या आप इस लड़की को जानते हो? ये तो कह रही थी कि इसे शिकायत दर्ज करवानी है राज दरबार में। तो राजकुमार ड्रामा करते हुए कहता कि हाँ, ये एक विदेशी नृत्यिका है, मैं इससे गोबी रेगिस्तान में मिला था, इसका बस एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। चौथा राजकुमार सारी बात को बेहद ध्यान से सुनकर कहता है, कितने अफसोस की बात है, पर देखने में तो बिल्कुल भली चंगी लग रही थी, लगता ही नहीं कि इसका एक स्क्रू ढीला है। राजकुमार अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहता है कि इससे गाँव के इलाके में ले जाओ ताकि ये ऐसे सड़कों पे किसी और के बीच ना टकरा जाए। रूही इस आदेश से साफ तौर पर चौंक गई थी। उसे कुछ भी समझ आता इससे पहले राजकुमार ने कार्रवाई कर दी। राजकुमार चौथे राजकुमार से कहता है कि अभी मैं चलता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए सही समय पर इससे भी अच्छी लाकर दूंगा। वो लेडी लियो की बात कर रहा था। राजकुमार तो इस सब से बहुत खुश था, पर दूसरी तरफ मोहन इस सब के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था। वो मन में सोच रहा था कि जिंगशाओ ने कल इसका पीछा करने के लिए मुझे मेले में अकेला छोड़ दिया था और आज उसने ये सब कुछ फिर से किया। यहाँ तक कि आज दोपहर के खाने के समय भी वो इससे मिलने गया। पर इस सब से मेरा दिल क्यों दुख रहा है? मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है? मोहन अपना ध्यान इस तरफ से हटाना चाहता था। वो राजकुमार की सज़ा पूरी करने के लिए पूरे दिल से लिखना शुरू कर देता है।
उसका दिखने में ध्यान रखता भी नहीं कि नौकर आकर उससे कहता है कि वांगई आपके साथ रात का खाना खाने का पूछ रहे थे, क्या आप चलेंगे उनके साथ खाना खाने के लिए? तो मूहान उठकर दफ्तर से जाते हुए कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं ताज़ी हवा में जा रहा हूँ। मूहान आंगन में बने तालाब में जाकर बैठ जाता है। चारों ओर हवा में चेरी ब्लॉसम के फूलों की पंक्तियां बिखरी हुई थी। राजकुमार मूहान को पीछे से पकड़ते हुए पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? मूहान अपनी दुखी भावनाओं को छुपाते हुए, खुद को संभालते हुए राजकुमार से पूछता है कि आपको तो इस समय खाने पे होना चाहिए। तो राजकुमार कहता है कि ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो मूहान राजकुमार को अपने हाथ से परे करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसका मुंह पकड़ अपने पास लाकर कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, जबकि मुझे पता है कि तुम दुखी हो। जुनकिंग, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। मूहान ये सुन मन में सोचता है कि इसका ये स्नेह और अपनापन भले ही सच्चा है, पर ये मेरे लिए हमेशा नहीं रहेगा, और झिझकते हुए राजकुमार से पूछता है, आज सुबह जो वो लड़की, क्या आप उसे अपनी उपपत्नी बनाना चाहते हैं? राजकुमार मूहान को ऐसे देख परेशान था। वो मन में कहता है, क्या जुनकिंग को जलन महसूस हो रही है? राजकुमार तुरंत मूहान का चेहरा पकड़ अपनी तरफ करते हुए उसे चूम लेता है। मूहान राजकुमार को परे करते हुए धक्का देता है, पर राजकुमार उसे पकड़ और फिर से कसकर गले लगा लेता है। राजकुमार मूहान को छेड़ते हुए, शरारत करते हुए कहता है, अब तुमने इतना आराम कर लिया है तो तुम फिर से करना चाहोगे? मूहान ये सुन पानी में पानी पानी हो जाता है, पर राजकुमार की शर्म और हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।